ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ही सुनते बहुत सारे बच्चे जो है डर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे बहुत सारे बच्चे नाम सुनते हैं तो उनको डर होने लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लग रहा है कि बहुत ही हार्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उससे जितने भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे उन सब के बारे में हम लोगों को सीखने को मिलेगा। वो सब सीखने से पहले याद करो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड के बारे में सीखा था। याद है आप लोगों को बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीके थे आपको कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 3 प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कोई भी एलिमेंट के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, तो आप लोगों ने कहा था कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जॉइंट होते हैं तो जाकर के एक बॉन्ड बनता है। फॉर वन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के या सिमिलर एलिमेंट्स के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स और उसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मशीन जिस तरह से ऑपरेट करता है, कोई भी मशीन जिस तरीके से ऑपरेट करता है उस प्रोसेस को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को मैकेनिज्म के बारे में जानना है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, बॉन्ड टूटता कैसे है, बॉन्ड क्लीवेज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, कितनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट किसको कहते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमारा सबसे इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, राइट? मीथेन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनेगा? विच कंपाउंड यू विल गेट इट? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को नहीं पता? मिथाइल क्लोराइड एंड HCl ना, वही बनेगा ना। देखिए कैसे बनेगा, आप लोगों को दिमाग में तुरंत रखना है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। इस दोनों क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 1 जो है इन लोगों का ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो आपस में शेयर करके Cl2 है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको कोई भी कंपाउंड जब आपस में रिएक्टेंट करते हैं तो हम लोग उसको जनरली रिएक्टेंट्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे। जैसे याद करो थर्मोडायनामिक्स में तुम लोगों ने सिस्टम किसको कहा था? जिसके अंदर में ऑब्जर्वेशंस हम लोग डिफाइन करते हैं, जिस सिस्टम के ऊपर में काम होता है उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन के ऊपर में काम, यहाँ पर कार्बन के ऊपर में काम होगा, मतलब कार्बन यहाँ पर सबस्ट्रेट है जिस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से ले करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोई पूछेगा कि सर इसको फिर क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग रिएजेंट कहेंगे। देखो 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ते थे रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही पढ़ते थे ना 10th स्टैंडर्ड में। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जिस सिस्टम पर तुम्हारा काम होगा दैट विल बी नोन एज सबस्ट्रेट। कार्बन एटम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट होगा, और जो एलिमेंट या जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा उसको हम लोग कहेंगे रिएजेंट। और इस दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। बीच में जैसे बॉन्ड टूटेगा तो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, जिसको हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। बॉन्ड फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, याद है आप लोगों को? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल है उसको एटम्स के रूप में ब्रेक करना।
तो यहाँ पर इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा। जिस इंटरमीडिएट रिएक्शन में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसके अलावा कौन सा, मतलब यहाँ पर आपको एक चीज का नॉलेज होगा कि यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है। बाय प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर में जो काम होगा, तो सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर रिएजेंट से एक इलेक्ट्रॉन या एक एलिमेंट को लेकर के अपना नया कंपाउंड बनाएगा। उसके अलावा जो ये सबस्ट्रेट ने जो हाइड्रोजन लूज किया, तो उसके अलावा वो हाइड्रोजन जो दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है, पहले तो आप लोगों को पता होगा ये क्लोरीन क्लोरीन एटम, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप लोगों को अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दोनों क्लोरीन सडनली तो टूटेगा नहीं, या तो आप हीट एनर्जी दीजिए। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन अगर टूटेगा तो आपको पता है कि किस तरह का चार्ज होगा दोनों क्लोरीन के, किस तरह के यहाँ पे चार्ज होंगे आपको पता है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना तुम लोग, कि ये जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो वहां पर किस टाइप का बॉन्ड है वो जानना बहुत जरूरी है। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है और कैसे टूटेगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसको हम लोग बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। दो तरह के ये बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड होमोलाइटिक, स्पेशली फॉर द कोवेलेंट जो शेयर्ड करके। अब ये होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक से पहले आप लोगों को ये चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि सबस्ट्रेट हम लोग किसको कहेंगे, रिएजेंट किसको कहेंगे, बाय प्रोडक्ट किसको कहेंगे और प्रोडक्ट किसको। तो यहाँ पर जो है आपका मिथाइल क्लोराइड बनेगा और दूसरा HCl, तो HCl हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा और मिथाइल क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट। तो अब इस रिएक्शन में आप लोगों ने देख लिया, अब इस रिएक्शन का कोई पूछेगा कि सर ये रिएक्शन के मैकेनिज्म जो आप बता रहे हैं ये मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यस, अब मैं जो आपको एक पार्ट बनाऊंगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में ब्रेक किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है हमारा बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फॉर्मेशन। या आप इसको कह दीजिए मैकेनिज्म कीजिए, या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म होगा वो आपका 3 पार्ट में इसको डिसोशिएट। सबसे पहला बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज, या तो जुड़ेंगे या टूटेंगे, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे, इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, कौन से एलिमेंट के पास जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के मतलब किस तरह का कंपाउंड या एलिमेंट के ऊपर में किस तरह का सिंबल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आपका तीसरा जो है वो आपका इफेक्ट किस तरह का शो करेगा। अगर ये मैकेनिज्म हो रहा है तो यहाँ पर किस तरह का इफेक्ट शो करेगा। फ्री रेडिकल्स का इंड्यूसिंग इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल्स आप यहाँ पे डाल दे सकते हैं, इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंड, इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये तीनों जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताऊं। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब हो गया केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ 6 टाइप्स, राइट। याद है आप लोगों को, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कौन कौन से 6 टाइप्स है, किसी को याद है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल्स। यही 6 टाइप्स के बॉन्ड है जिसमें हम लोगों ने सीखा था हर बॉन्ड का एक अलग मैकेनिज्म,
उसमें आयनिक बॉन्ड होगा तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड बनाएगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, दोनों मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो 2 तरह के होंगे, याद है? क्या कोई बता सकते हो विच 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर देयर? किसी को याद है? केमिकल बॉन्डिंग अर्जुन, 2 तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस हमें आपको अंदर में है, बाहर नहीं निकल रहा है ना बेटा, माइंड में है, माउथ पे नहीं आ रहा। यस राइट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वन डेर वाल्स जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड में कोई भी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के एक बॉन्ड बनेगा। याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड को अगर तुम तोड़ोगे, बॉन्ड क्लीवेज करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो 2 टाइप्स के बॉन्ड क्लीवेज होंगे, हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक। अब कोई पूछेगा कि सर ये होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक क्या होता है? हेट्रो का मतलब तुम लोग जानते हो अलग अलग, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ये इतना तो पता होगा तुम लोग। तो 2 अलग अलग एलिमेंट या 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड बना है। उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा वो जानकारी आपको यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज देगा। और होमोलाइटिक में आपको बताएगा कि अगर मान लीजिए सेम एलिमेंट है, जैसे मीथेन में चारों साइड जो है हाइड्रोजन है, क्लोरीन दोनों क्लोरीन था, वो होमोलाइटिक हो गया। तो होमोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? पहले हम लोग हेट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। हेट्रोलाइटिक कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज हमारा टॉपिक है। हेट्रोलाइटिक कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज, CH3Br नाम का एक कंपाउंड, राइट। ये CH3Br को आप हीट करोगे तो CH3, तो यहां पर अगर हम बात करें मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड टूटेगा तो सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड का, CH3 और Br। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि ब्रोमीन मिथाइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम? ये समझिए, तो नॉलेज होगा ना बेटा। हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है हैलोजन कंपाउंड्स के एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलैरिटी होगी, वो ब्रोमीन के तरफ होगा। अब यहाँ पर तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के साथ शेयर किया, कार्बन के ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने एक हाइड्रोजन से और एक ब्रोमीन के साथ। तुम्हारे दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि ये बॉन्ड जो टूटता है वो कहाँ जाता है? इसी को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। कुछ नहीं, खाली बेसिक थिंग्स को हम लोगों को जानना है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? वही जो है तुम्हारा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान देना है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा बदमाश होता है घर में भाई बहन में, तो देखना भले तुम अच्छे हो लेकिन जो बदमाश है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, भाई तू ही शांत रहे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर एक बिस्किट का पैकेट है और 2 भाई बहन लड़ रहे हैं, तो जो भाई अगर बदमाश है तो मम्मी उसी को देकर के शांत करती है। व्हाट आई मीन टू से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लोली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरा कहने का मतलब ये बहन ये भाई ये ज्यादा बदमाश है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, मुझे कम ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। होता है अक्सर भाई बहन में जब लड़ाई होता है
तो क्या करते हैं, भाई बदमाश होते हैं, तो उसको दे दिया जाता है, भाई तू चल तू शांत रहे, मतलब तू अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ले। यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन जो है यहाँ पर लूज कर देगा। ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तीसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये तो है। और ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो था, ये ब्रोमीन को दे दिया यहाँ पर कि भाई तेरे पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ले मेरा एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसको क्या मिल गया, फुल अपना ऑक्टेट कंप्लीट। बात समझ में आया कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहां पे हुआ, वो चला गया इस साइड, ये ब्रोमीन के साइड में, कि ब्रोमीन को उसकी स्टेबिलिटी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कह सकते हैं, या सबस्ट्रेट कंपाउंड इसको कहा जाता है, कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए, और ये जो है स्टेबल। तो यहां पर इस प्रोसेस को हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहा। हेट्रोलाइटिक में आपको इतना समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा, इसीलिए इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब पता चला तुम लोग जो कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करते थे, तो कैटायन और एनायन क्यों लिखते थे। कोई भी कंपाउंड को अगर ब्रेक करते हो तो कैसे ब्रेक करते हो, कैटायन और एनायन के फॉर्म, ऐसे ब्रेक करते हो ना। तो यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज पता चल गई कि भाई कैटायन कहाँ पे लिखना है और एनायन कहाँ पे लिखना है। क्यों कैटायन लिखते हैं वो पता चला, कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड था या आयनिक, उसने लूज कर दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वहां पर उसने प्लस, और जिसको मिल गया, जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर में। समझ में आया, यस और नो। कोई भी अगर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ब्रेक करेगा, तो पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर में शिफ्ट हुआ है। समझ में आया, यस और नो। चलिए, इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। इसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में अगर मान लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या फिर आप कह दीजिए कि ज्यादा नंबर वाले कार्बन, CH3+, CH3, CH2+, या CH+ डालिए, फिर CH3, CH2, CH+ डालिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के कंपेयर में अगर आपको पता करना पड़े कि कौन सा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में अब ज्यादा स्टेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी किसको होगा, तो इस वाले। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन स्टेबल फॉर्म है, इसके पास एक भी कार्बन जो है स्टेबल फॉर्म है, इसके पास एक कार्बन स्टेबल फॉर्म है। तो जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल, वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। समझ में आया। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने बताया था हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, अब जो मैं बता रहा हूँ वो होगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में तुम लोगों को याद रखना है कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, दोनों के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक एक करके दोनों ने शेयर किया, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब अगर इक्वल, दोनों बहन बहन है और झगड़ा करेगी तो क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों भाई भाई है, झगड़ा करेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अपोजिट चार्ज वाले हैं या सिस्टर ब्रदर, तब जाकर के थोड़ा प्रायोरिटी किसको दिया। अगर दोनों जो है सेम कैटेगरी के, क्लोरीन क्लोरीन है, तो क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट जो करेगा तो इसको आप आधा ही, ये एरो जो दिखाओगे वो हाफ दिखाओगे, ये हाफ एरो से यहाँ पर आप शिफ्ट करो, मतलब ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहे हो आप हाफ एरो जो शो कर रहे हो, फिश टाइप का एरो, उसको फिश एरो दिखा रहे हो। तो ये जो एरो आप देख रहे हो हेट्रोलाइटिक, अब ये हेट्रोलाइटिक
अगर सॉरी ये होमोलाइटिक अगर किसी हेट्रोलाइटिक का जो एक्टिव ग्रुप होगा उसके साथ जो जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए CH3 था हमारा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, ये CH3, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री, हर एलिमेंट क्या ढूंढता है? स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो Cl माइनस था जिसके पास एक, ये दोनों Cl थे, होमोलाइटिक थे, अब यहाँ पर जो ये Cl ये क्या करेगा? यहाँ पर देखिएगा इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका मिथाइल। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समझ में आया? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है? जैसे मैंने फर्स्ट रिएक्शन दिखाया था, मीथेन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, यही बताया था ना। तो ये मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर ये जो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर तुम इस तरीके से लिखोगे कि ये मिथाइल क्लोराइड, तो जिसमें तुमको पता है कि ये हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कंपलसरी है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोई किसी न किसी एलिमेंट जो एक्टिव ग्रुप होगा उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर मिथाइल जो है ये एक्टिव ग्रुप है, तो ये मिथाइल के साथ ऑलरेडी ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हाईली रिएक्टिव, वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड हाईली रिएक्टिव। जब तुमको भूख लगा रहेगा और तुमको जो है रोटी अच्छा नहीं लगता है, तो जब भूख बहुत ज्यादा लगा रहता है उस समय कुछ भी दे देगा, बासी रोटी भी देगा वो भी अच्छा, पता है क्यों? वेरी रिएक्टिव, दैट टाइम यू आर वेरी रिएक्टिव, वेरी हंग्री, दैट टाइम यू नीड एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट। Similarly here, it is an active group, it needs any substance. उस समय तुम अपना फरमाइशी नहीं करोगे मुझे डोमिनोज का पिज्जा चाहिए, जो देना है दे दो चलेगा, कुछ भी एक दाना दो ताकि मैं जिंदा रहूं, राइट? सिमिलरली यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, ये समझ में आया आप लोगों को होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब इसके बाद मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल नाम का एक कंपाउंड, इसी एलिमेंट में यही जो कंपाउंड था, यहाँ पर तुम लोगों को ये जो न्यूक्लियस किसी भी कार्बन कंपाउंड का, इसमें भी स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी कार्बन का होगा, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी कार्बन का, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों में, याद रखिए। अब जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से किसको होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसको शो कैसे? हाउ यू विल शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए ये कार्बन, ये CH4 में से आपने देखा था कि H+ रिमूव करने के बाद ये मिथाइल एक्टिव ग्रुप, राइट? तो ये मिथाइल ग्रुप में ये कार्बन का यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये कार्बन जो है, कार्बन के जो न्यूक्लियस है, जनरली ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, न्यूक्लियस के पास स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंस, ये सब डल्स, ये सब इसके पास जाता है नॉलेज, ये सारे डल स्टूडेंट, हाइड्रोजन, ये इंटेलिजेंस स्टूडेंट। कार्बन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करता हूं, तो जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पेयर को डिपॉजिट किया उसको न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल, और इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस को आप दे रहे हो, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ आप किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब याद रखना बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया डिपॉजिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब विथड्रॉइंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विथड्रॉइंग, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल।
क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव। अब ये दोनों तरीके, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिच है और उसको आप इलेक्ट्रोफाइल वाला कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके न्यूक्लियस को दे रहा है, न्यूक्लियस के सेंटर में दे रहा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो किससे लेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको फिल करेगा, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। फिल का मतलब क्या होता है? भरना, फिल कर, फिल इन द ब्लैंक्स याद है? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन का एन रिमूव कर दो और फिल, PHIL है यहाँ पर, FIL नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करेगा, जो यहाँ पर किसी न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर को दे दिया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस को जो दिया तो उसका न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यही होता है ना दुनिया में, इससे लो उसको दो। मैंने किसी और टीचर से नॉलेज लिया, मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, अगर तुम में से भी कोई बाय मिस्टेक टीचर बन गया तो तुम लोग तीसरे को दो। बस जनरली मत बनना टीचर, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर ख्वाब लेके आया, टीचर बन गया। अगर बाय मिस्टेक, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया बाय मिस्टेक, नहीं कुछ तो चलो कुछ नॉलेज रहेगा तो हो गया, उसके लिए भी बहुत जरूरी है नॉलेज। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक समझ गए। अगर तुमको पहचानना हो कोई भी एलिमेंट, वो एलिमेंट कंपाउंड में कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है, तो उसका एक जनरल सा मैं तरीका सिखा देता हूँ। जिस कंपाउंड के ऊपर में निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिस कंपाउंड के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो? आपने वहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया, उसको इलेक्ट्रॉन मिला है, तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक है। और जहां से आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया तो ऑलरेडी वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो उसको आप लोग कौन सा कहोगे? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल समझ में आया? 12.12 है या 12.11 है? देखिए तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको। 12.11 है ना? 12.11 में सबसे पहला क्या है क्वेश्चन? पढ़िए तो। सब लोगों ने लाया एनसीईआरटी या नहीं लाया? नहीं लाया, दोनों में से किसी ने भी? 4 श्लोक आज भूल गए। अर्शन आप लाए? अच्छा बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या? रीड कीजिए। Using Proud arrow notation, show the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage. देखो यहाँ पर तुमको पहला क्वेश्चन है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाएंगे। हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक क्लीवेज मैंने बताया था। होमोलाइटिक में क्या होता है? हाफ एरो होता है, फिश एरो होता है, और हेटेरोलाइटिक में फुल एरो, राइट? पहला कंपाउंड क्या आपका? CH3SCH3 SCH3 ये कंपाउंड है, देख लीजिए। CH3S है खाली, CH3 है, बाद में डैश, बाद में CH3 ऐसा। CH3S है, यहाँ पर तुम लोग जो कह रहे हैं मिथाइल सल्फाइड, इस तरीके से है। और उसका प्लस है CH3 बॉन्ड SCH3 तो मतलब दो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है? ये दोनों अलग अलग है ना? हाँ एक ही है। दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ। तुम लोग आधा से ज्यादा कंफ्यूजन में हो। CH3 SCH मतलब ये दोनों एक ही कंपाउंड है, CH3 और SCH3, ऐसा ये बोल रहे थे। अब यहाँ पर तुमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्लीवेज होगा, हेटेरोलाइटिक कंपाउंड है या होमोलाइटिक है? पहले ये बताओ। होमो और हेटेरो पहचानने का क्या तरीका था? मैंने अभी जस्ट बताया। सेम रहेगा तो होमो, डिफरेंट रहेगा तो हेटेरो। यहाँ पे सल्फर डिफरेंट हो गया
तो हेट्रोलिटिक ये है। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब ये जो तुम तोड़ोगे, ये बॉन्ड को जो तुम तोड़ोगे, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड किसके साइड में शिफ्ट होगा? अभी जस्ट मैंने बताया था ना तुम लोगों को, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड मैंने लिया था, तो मिथाइल ब्रोमाइड में ये तुम लोगों को पता था ना, मैंने बताया था ना, मीथेन में से चारों हाइड्रोजन था और यहाँ पर ब्रोमीन था, तो ये ब्रोमीन HBr से या फिर Br2 से आया था, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर ये ब्रोमीन आ गया था। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन आया था उसको जो मैंने ब्रेक किया था, तो मैंने तुम लोगों को बताया था CH3+ और Br- मैंने बताया था ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रोमीन के पास चला गया, यही बताया था ना मैंने हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में। तो यहाँ पर आप लोग बताइए मुझे कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में कौन से साइड में ये जो बॉन्ड है मिथाइल के बाद वो किधर शिफ्ट होगा? ये जो मिथाइल वाला जो बॉन्ड है SCH3 का, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप लोग बोलोगे सर ये CH3+ बन जाएगा और SCH3 में सल्फर के पास माइनस, यही बोलोगे ना। ये कौन सा बॉन्ड टूटा है? ये वाला बॉन्ड टूटा है। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा सल्फर वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? सल्फर के। समझ में आया बॉन्ड क्लीवेज? यस और नो? अगर इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग बना लोगे? सेकंड क्वेश्चन क्या है बताइए? CH3 बॉन्ड Cl, तो ये तो तुम लोग इजीली बता दोगे मिथाइल Cl साइनाइड। ओके ओके, CH3Cl। अब मुझे आप लोग बता सकते हैं कि मतलब किस साइड पॉजिटिव है किस साइड नेगेटिव? ये जो टूटेगा बॉन्ड क्लीवेज जो होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन किसके साइड जाएगा? Cn के साइड में। क्यों जाएगा Cn के साइड में? Cn जो है, N जो है वो H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखना, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद इसका आता है फिर क्लोरीन का। तो यहाँ पे देख लो, तो ये जो है तुम लोग इस तरीके से बताओगे कि सर ये बॉन्ड जो है, ये कार्बन वाला जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ से टूट करके और यहाँ पर साइनाइड में नाइट्रोजन के ऊपर में नेगेटिव था, यही कहोगे? तो बॉन्ड क्लीवेज आ गया तुम लोगों को। बता सकते हो बॉन्ड क्लीवेज कोई भी कंपाउंड का? यस और नो? कोई भी कंपाउंड का? मिहिर तुमसे एक क्वेश्चन, अब तुम्हें सिर्फ बताना, दूसरा कोई नहीं बताए। C2H5Cl, ये बॉन्ड क्लीवेज बता सकते हो तुम? C2H5 अंजी, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा किसके ऊपर में पॉजिटिव होगा और किसके ऊपर में नेगेटिव होगा? C2H5 के पास पॉजिटिव एंड Cl के पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर 2 कार्बन, तो दोनों में से कौन से कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव होगा? क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर 2 कार्बन है, क्या हम दोनों के कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव? आधा तू ले लिया, आधा मैं, मतलब लॉस हुआ है तो दोनों आपकी पार्टनरशिप में है, दोनों सेम है, ऐसा तो नहीं होगा ना। किसी एक ही कार्बन के साथ इसका बॉन्ड होगा ना। ये C2H5Cl का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन का बॉन्ड है ना, तो सिर्फ यहाँ पर CH3 और CH2 और ये जो डैश था वो डैश ना होकर के यहाँ पे प्लस और Cl। समझ में आ गया? यस और नो? बॉन्ड क्लीवेज समझ में आ गया सब लोगों को? स्नेहा, गॉट इट? फुल नाइट स्टडी की हो आज? फुल नाइट स्टडी की हो? नींद आ रहा है? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तुमने किया था फुल नाइट स्टडी फिजिक्स को लेकर? मार फिजिक्स। मैकेनिज्म जानते हो? अगर तुम इंजीनियर बनते हो तो तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ जिसका स्ट्रांग है वो इंजीनियर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसका स्ट्रांग होगा। डॉक्टर लोगों का मैथ्स ज़्यादा ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो लोग बायोलॉजी, रीज़न यही होता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है इतने कैप्सूल्स को ऐड करने में उन लोगों का मैथ्स स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे फिजिक्स का मतलब होता है मशीन, मशीन की स्टडी।
और इंजीनियर जितने भी, अभी पंखा चल रहा है, तो प्रोजेक्टर है, पेन है, तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, सब कुछ फिजिक्स। केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चार्जर से मोबाइल। केमिस्ट्री तो बायो में भी है, इसीलिए उसका नाम ही है बायो केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, नाम सुने हो ना? केमिस्ट्री का अपना सगा भाई है, और ये किसी भी ना तो फिजिक्स का है ना बायोलॉजी, ना ही मैथ्स का। हाँ मैथ्स का है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस देना पड़ता है, तो इसलिए इसको कह सकते हो मैथमेटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हर जगह है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां हुआ मतलब केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यस अर्चन जी। CH3 bond CO. CH3 बॉन्ड CO, अगर इसका बॉन्ड क्लीवेज आप लोग बता सकते हैं? बॉन्ड क्लीवेज में कितने क्वेश्चन है टोटल? 3, तो वो बन जाएगा तीनों आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, बॉन्ड क्लीवेज के अलावा? दूसरा क्वेश्चन है 12.12. हाँ 12.12 क्वेश्चन क्या है? Giving justification categorize the following molecule ion as nucleophile और electrophile. देखिए मैंने अभी जस्ट बताया आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका। क्या बताया था रिया मैंने? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, और न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका जो इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज। तो कौन कौन से कंपाउंड है बताइए? पहला कंपाउंड कौन सा है? HS-. HS-, ये कौन सा कंपाउंड है मिहिर? HS-। देखो इधर, अभी जस्ट मैंने बताया निगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर में होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। अभी जस्ट बताया, याद रखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अदरवाइज निगेटिव चार्ज। जिस कंपाउंड के पास है इलेक्ट्रॉन रिच और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। तो जो भी कंपाउंड के ऊपर में या तो निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और जिस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यस, धार्मिक BF3 नाम सुने हो? बोरन ट्राइफ्लोराइड। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? पॉजिटिव तो कहीं मैंने दिया ही बेटा, क्या दिख रहा है तेरे को पॉजिटिव? यहाँ पे कहीं है पॉजिटिव दिया? स्नेहा कौन सा कंपाउंड है बता, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियो? स्मृति दास, बंगाली में कैसे बोलेंगे कि विच कंपाउंड इज दिस? कोई कंपाउंड आसे, ऐसे ही बोलेंगे बंगाली में, कोई कंपाउंड आसे। ये तो मराठी हो ना। बताओ BF3 कौन सा कंपाउंड है? जल्दी बताइए कोई भी। BF3 इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चा, ब्रोमीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ पर फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो टोटल इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया इसमें से, या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। आंसर तो सही था मिहिर का, लेकिन रीजन नहीं बता पाया। धार्मिक ना, रीजन नहीं बता पाया। रीजन समझ में आया कि नहीं आया? उसमें से जितने भी कंपाउंड हैं तुम लोगों का जो 12.12 है ना, उसमें बताओ, क्या तुम लोग बता सकते हो सारे कंपाउंड्स में कौन से इलेक्ट्रोफाइल और कौन से न्यूक्लियोफाइल है? बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? जैसे HS-, अभी किसी ने बताया न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? ऑलरेडी सल्फर के पास एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरा निगेटिव चार्ज। दूसरा कौन सा है बेटा? C2H5O-. C2H5O-। बताओ बच्चा, ये कहाँ से आया? मैं बता देता हूँ। C2H5OH था, ये ब्रेक करके इसके पास माइनस और ये H+, बराबर। तो आप मुझे बताओ C2H5O- क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? किस एलिमेंट का न्यूक्लियोफाइल है बता सकते हो? ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर में निगेटिव चार्ज। समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आया? स्नेहा यस और नो? दूसरा कौन सा कंपाउंड है? ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट CH3 और बस इतना ही है? ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है?
हाँ? यहाँ पे n है, लोन पेयर है इनके पास। अब बता सकते हो तुम लोग लोन पेयर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैंने तुमको सिखाया था न्यूक्लियोफाइल को अगर पहचानना है या तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होगा, अदरवाइज उसके ऊपर में लोन पेयर होगा। बताया था नहीं बताया था? वर्ड्स को ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीजें तुमको डिटरमाइन करने में आसानी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, इसीलिए ये जो है न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आया अर्चन? नेक्स्ट Cl+। Cl+ लोग बताएंगे Cl+ क्या इलेक्ट्रोफाइल। देख के नहीं रे बच्चा, बिना देख के, इधर देखना। प्लस का मतलब क्या होता है? कौन सा? प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो प्लस मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए प्लस है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन दे दिया, 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन टेक्स अवे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन गिव्स अवे क्या? गिव्स, हो गया न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? टोटल सारे एलिमेंट्स के आप लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बता दोगे? यस और नो? हो जाएगा शेप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। किसी भी कंपाउंड का आप लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना दोगे ना? चलो मैं एक बताता हूँ। बताइए आप लोग, CH4 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? किसी भी स्टूडेंट में है तो Is it a electrophile or nucleophile? बताइए। शिव जी, धार्मिक, स्नेहा, अर्चन, एनीवन? यस रिया? Yes, neither it is an electrophile nor it is a nucleophile because already it is having a stable of electrons. इसके न्यूक्लियस में जितना चाहिए था। कुछ बच्चे होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ना ही मुझे तुम ज्यादा होशियार हो तो ना तो मुझे तुमसे दोस्ती करना है और ना ही तुम ज्यादा डल हो तो मुझे तुमसे। यही है वो मिथ्ये। समझ में आया? न्यूट्रल, न्यूट्रल कंपाउंड। अब लोग तुम लोग बता सकते हो ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कोई भी कंपाउंड का। चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? Identify electrophilic center in the following. वही इलेक्ट्रोफाइल वाला। तो बता दोगे तुम लोग? बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब कुछ? होगा या नहीं होगा अर्चन? देख लो, अगर कोई डाउट है उसमें से तो मुझे पूछो। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फ्यूजन, ये सब समझ में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? श्लोक। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल। तुम्हारा मन शांत रहता है या अशांत रहता है? अशांत, राइट? और शांत, उसमें भी और लगा होगा, शांत है लेकिन और लगा हुआ है, और मतलब वी आर नॉट स्टेबल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों अनस्टेबल होता है कि मुझे बताइए? व्हाई इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक्टिव ग्रुप अनस्टेबल क्यों? कोई भी एक्टिव ग्रुप अनस्टेबल क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखना वर्ड। कोई भी एक्टिव ग्रुप अनस्टेबल होने का मेन रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए तो क्या तुम्हारा मन अशांत रहेगा? अगर रिया को 100% बोर्ड में आ जाए, 12th में बोर्ड टॉपर, गुजरात स्टेट टॉपर, ऑल ओवर इंडिया का बोर्ड टॉपर अगर ये बन जाए तो इसका मन अशांत रहेगा? प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना ज्यादा हर्षोल्लास हो जाएगा कि मतलब ये खुशी के मारे नहीं समा पाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से भी न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, इसीलिए CH4 बनना चाहिए। ना तो CH3+ बनो, ना ही Cl- बनो, CH4 बनो। तो
ये जो मैंने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज इलेक्ट्रॉन अनपेयर्डनेस। हम लोगों का दिमाग क्यों घूमता है पता है? मैं बताता हूँ तुम लोगों को। कुछ बच्चे को कोई भी क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उन लोगों को नहीं समझ में आने का मतलब पता है? उन लोगों का माइंड भटकने का मतलब वो होता है कि उसको समझ में नहीं आता। कोई भी बच्चा जो होता है ना, टीचर की तरफ देखेगा लेकिन थिंकिंग स्किल उसका कहीं और रहेगा। ओह माय गॉड है, इंग्लिश का क्लास चालू हो गया, मैंने लॉग इन नहीं किया, फटाफट चले लॉग। मतलब माइंड का मूवमेंट देखो, यहाँ पे क्लास चल रहा है लेकिन मूवमेंट माइंड। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग काम करते हैं, लेकिन पिक्चर देखते रहते हैं। हॉल में पिक्चर देखोगे, कोई ऐसा सीन है फटाफट जेब से मोबाइल निकाले, वहाँ पे पिक्चर चल रहा है, 500 रुपया खर्चा करके आया हो मूवी देखने के लिए और फिर मोबाइल चला रहे हो। होता है कि नहीं होता? देखना 90% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा मूवी हॉल में, होता है या नहीं होता? माइंड मूव। उसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं? मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में। अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो तो क्या हम ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हैं? क्या हम डबल बॉन्ड लिख सकते हैं? क्या हम सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्या ये कार्बन कार्बन वाले या कार्बन अदर एलिमेंट वाले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी नया कंपाउंड बनेगा? अगर तुम्हारा दिमाग अशांत नहीं रहेगा तो क्या तुम दूसरी चीज सोच सकते हो? दिमाग का अशांत रहना भी जरूरी है। अगर शांत हो गया था, दिमाग का अशांत होना ही साइंटिस्ट बनने का पहला रीजन। अशांत होना भी जरूरी। अगर एक्टिव नहीं होगे, एक्टिव का मतलब क्या होता है? अशांत। सीधा सीधा एक्टिव, तब जाकर के यहाँ पे CH3 एक्टिव कंपाउंड है, तब ना मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। अगर तुम अशांत सीधा शांत रहोगे, देखना जो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप आया क्लास में, टीचर का भाषण सुना, समझ में आया नहीं समझ में आया, चुपचाप भैया मिस्टर लेके चला गया। ही इज एक्टिव स्टूडेंट और नॉन एक्टिव? नॉन एक्टिव बोलोगे ना उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, ना तो वो टीचर को जवाब दे रहा है, ना किसी दोस्त से बात कर रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं। नॉन एक्टिव। और एक्टिव नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को नॉक किया, उससे भी ज्यादा नहीं समझ में आया तो अपने फ्रेंड को नॉक किया, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्टिव ग्रुप। व्हाई आई एम सेइंग यू, बिकॉज हियर जस्ट सपोज यहाँ पर Y और Y नाम का कोई एलिमेंट है जिसके पास 3 बॉन्ड है, ठीक है? ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पर 10-20 इलेक्ट्रॉन्स का एरो डाल दो, यहाँ पे एरो शो करोगे, मतलब ये हो गया तुम्हारा इस तरीके का कंपाउंड। यहाँ पर तुम्हें इस बॉन्ड को नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमको वहां पर बैठे हुए नहीं समझ रहा, तुम एक बेंच आगे आ जाओ। जस्ट सपोज यार, ये कंपाउंड जो समझा रहा हूँ उसके मतलब सुनो। यहाँ पर ये Y के पास कोई एक्टिव ग्रुप था, एक्टिव ग्रुप होने के कारण यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर। ये जो आप एरो शो कर रहे हो, ये एरो बताता है कि यहाँ पर इस एलिमेंट का किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो एक्टिव ग्रुप है उसके साथ इसको ज्वाइन करना है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। हम लोग देखना 3 तरीके से रिएक्शन करते, एक खुद से रिएक्शन करते, दूसरा हम बाजू वाले से रिएक्शन करते और तीसरा बाजू वाला हमसे रिएक्शन। 3 तरीके से रिएक्शन होता है कि या तो हम किसी से झगड़ा करेंगे, दूसरा वाला हमसे झगड़ा करेंगे, या हम खुद से झगड़ा करेंगे। जब खुद से झगड़ा करोगे तो टॉपर, इसीलिए लोग कहते हैं दूसरे को दोष मत दो, खुद को दोष दो, यू आर। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग हमेशा दूसरे को रॉन्ग देंगे। यहाँ पर वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Y है, और अगर यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे
अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है तुमको? ये बॉन्ड को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हमने उस साइड। अब यहाँ पर जो तीसरा बॉन्ड अगर वापस होगा, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में वापस क्वेश्चन आएंगे, अगर इस बॉन्ड को मुझे वापस यहाँ पर शिफ्ट करना, हम इलेक्ट्रॉन को इस साइड एरो करके दिखाएंगे कि ये वापस यहाँ पर शिफ्ट। किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ। याद करो बेंजीन में इस तरह के तुम लोगों को अभी मिलने वाले हैं, रेजोनेंस जब हम लोग पढ़ेंगे। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने एक वर्ड सुना था, रेजोनेंस। इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में एक इफेक्ट था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस। याद है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। याद आया रिया? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी? हाँ मैंने पढ़ा था। कब? पी का वो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर था। हाँ मैं पता है। ये जो ट्रांसफर होता है ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। तो कितने तरीके से मैंने बताया? 3 तरीके से हम लड़ते हैं। खुद से लड़ेंगे, हमारे ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? अगर हम बाजू वाले से लड़ेंगे तो हमारा ज्ञान उसके पास, और बाजू वाला हमसे लड़ेगा तो उसका ज्ञान हमारे पास। लेकिन लड़ो, तीनों में से एक स्टेप तो होगा ना। या तो y माइनस होता है, y माइनस का मतलब उससे लड़ रहा है, उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, वापस वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? पता है आपको ये माइनस चार्ज क्यों होता है? अब बताओ, यही चीज मैं समझा रहा हूँ तुमको। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3, और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी ये ऑक्सीजन ले लेता, एक तो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी इससे छीन लिया और खुद के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? ये जो बॉन्ड था यहाँ पर OH का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट और ऑक्सीजन का 7 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं था, नहीं ना था? 8 था यहाँ पर, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट था? नहीं था। 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के लोन पेयर में, 6 से 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें 1 या 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड पेयर है और बाकी 2 लोन पेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जस्ट बताया ना, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बेचारा हाइड्रोजन यहाँ पे एक्टिव हो गया, भाई मैं तो अनस्टेबल हो गया, मेरा तूने 1 इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ? समझ में आया? यस और नो? अमोनिया का नाम सुने? अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, और अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो एमाइड बन जाता है, NH2-। याद है? अगर इसको आप ब्रेक करोगे अमोनिया को तो NH2- एंड H+, ऐसे टूटता है ना, NH2- एंड H+, ऐसे ही टूटता है। अमोनिया को जो ब्रेक करोगे होता है ना, हम लोग अभी जस्ट मैंने बताया आपको, कोई भी कंपाउंड जो ब्रेक होता है तो कैटायन और एनायन के लिए। कैटायन का मतलब होता है वो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले लेता है। यहाँ पर एनायन का मतलब, और कैटायन का मतलब होता है वो बॉन्ड जिससे वो जुड़ा हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन उसका शेयर पेयर था, वो इलेक्ट्रॉन भी उसने लूज कर दिया। तो यहाँ पर देख लो तो एमाइड आयन जो NH2- है उसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कम, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर था वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना पूरा ले लिया। तो नाइट्रोजन को कितना चाहिए था? टोटल 8 चाहिए था। यहाँ पे देख लो 3 इसके बॉन्ड पेयर थे, 2 इसके, एक पेयर जो लोन पेयर था वो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन 7, एक हाइड्रोजन 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था। और अगर हम इसको कैटायन और एनायन में तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ले लेगा और उसके ऊपर में नेगेटिव। समझ में आया? मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? यस और नो?
अभी आप लोगों को मैं कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, केमिकल बॉन्डिंग में वही स्ट्रक्चर था कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो अभी मैं ड्रॉ करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तुम लोग को याद आ जाएगा कि सर ने 3 स्ट्रक्चर्स उसके बनाए। जनरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, CO2 है ना, लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ पर तुमको पता है कि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 स्टेबल है। आर दे स्टेबल, यस और नो? CO2 is a stable compound, yes or no? Why? Because each and every element completes its octet, इसीलिए ये stable compound। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कार्बन का लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कार्बन का लेकर के ऑक्टेट। कार्बन के पास 4 थे, 2 इस ऑक्सीजन का, 2 इस ऑक्सीजन का लेकर के उसने इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ही होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा तो भी हो सकता है। क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्ट, इलेक्ट्रॉन शांत रहने वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का उधर, अब तुम लोगों को यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब ये डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा डबल बॉन्ड था इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। किस पर? कार्बन पर। कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा एक डबल बॉन्ड वाला यहाँ पर जैसे ही कार्बन के पास गया तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। आया निगेटिव चार्ज? यस और नो? ये कार्बन के ऊपर में निगेटिव, ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब वापस ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर इसने डोनेट किया है तो इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन के पास तो 6 मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर ये 8वां ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर, मतलब बोलेगा भाई मेरे पास अगर तुम लोगों को कोई दे दे 5 करोड़ रुपया मेरा 2 दिन के लिए सामान के रख, मेरे पास भाई सिक्योर नहीं है तो मेरे अकाउंट में भी डालेगा तो भी हैक हो सकता है, कैश देगा तो भी। उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन जो है बोल रहा है नो नो आई मस्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वापस यहाँ पर देख लो, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर वापस जो है कहेगा भाई एक तो इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन और मेरे पास ज्यादा है तो मेरा सगा भाई है ऑक्सीजन तो मैं इसको चाहता हूं। तो यहाँ पर वापस तुम्हारा ये स्ट्रक्चर से वापस ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन के घूमने का तरीका, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से ट्रांसफर हो रहा है वहां पर हम लोग कौन सा चार्ज लगाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो भी स्टेबल नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो वो अगर स्टेबल है तो उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं, जिसके पास गया उसके ऊपर में निगेटिव। और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बताया तुम लोगों की कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा 4 नहीं है, ये वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पर शिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी मतलब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा जहां जहां जाएगा उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज, जहां से निकलेगा उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया?
और वापस जा करके फिर जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है, ये वापस ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पहला वाला इसके पास, दूसरा वाला इसके पास, तीसरा वाला इसके पास, मतलब ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये जो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तो जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था वहाँ पे डबल बॉन्ड, और उस तरीके में तुम्हें 6 स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्योंकि अगर मान लो ये वाला पहला वाला अगर हम डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो फिर वापस यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे दिखाओगे कि मतलब इसके पास फिर ज़्यादा हो गया, तो ये अपना सेकंड को मूव करेगा। तो इस तरीके से मूव करके टोटल 6 कार्बन है, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 डबल बॉन्ड, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव। समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट समझ में आया। अब एक चीज मैं तुम लोगों को और बता देना चाहता हूँ, दैट इज रेडिकल। रेडिकल्स नाम सुने? रेडिकल, हाँ, RADICALS, रेडिकल्स सुने ना? क्या होता है? अल्काइल रेडिकल, हैलाइड रेडिकल। अब बताता हूँ, जो एक्टिव ग्रुप होते हैं यहाँ पर जो मैंने तुमको बताया, अगर कोई एक सिंगल बॉन्ड टूटता है तो सिंगल बॉन्ड टूटने के साथ अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के पास छोड़ेंगे, जैसे जस्ट सपोज करो यहाँ पे R है और यहाँ पे X है, इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। बोलते हैं नहीं बोलते अल्काइल हैलाइड? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो हाफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, हाफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये जो है तुम्हारा मतलब समझ में आया, ये तुम्हारा अल्काइल फ्री रेडिकल। फ्री का मतलब जानते हो तुम लोग? अब मैं आज बताता हूं तुम लोगों को फ्री का मतलब क्या। अभी तक तुम जितना फ्री का मतलब समझते थे उसका मतलब गलत है। फ्री का मतलब तुम लोग सोचते हो मुफ्त में, सोचते हो ना? फ्री का मतलब होता है मूवमेंट। देखना कहीं पे भी अगर फ्री का ऑफर लगा दिया जाता है, फ्री जियो सिम, पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है या नहीं होता है? फ्री का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ। मोबाइल का मतलब भी होता है फ्री। मोबाइल फोन का मतलब हो गया वायरलेस फोन, इसीलिए उसका मोबाइल का मतलब होता है फ्री, और फ्री का मतलब होता है मूवमेंट। समझ में आया? मोबाइल बनाने के पीछे मेन रीजन क्या था? वायरलेस फोन। वो तो डबला भी आता है ना वायरलेस फोन, देखियो तुम लोग, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा होता है वो फोन, क्या बोलते हैं? टेलीफोन जो होता है बिना वायर वाला, लैंडलाइन जो बिना वायर वाला नहीं होता है, उसमें बिना वायर वाला। अरे वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग का टेलीफोन होता है बिना वायर वाला। पहले जमाने में देखना एक मोबाइल होता था, उसमें नंबर डालने वाला होता था, पता है? इतना बड़ा मोबाइल होता था, उसमें टावर उसका निकाल दो और उसके बाद नंबर डायल करो, हालो। मतलब ये सब के सब इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट, इसीलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर तुमने देखा कि ये बॉन्ड जो ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना है। जैसे कोई आदमी बिजनेस करता है, बिजनेस में मान लो बिजनेस लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आदमी दोनों आपस में शेयर कर लेता है। अगर मान लो संता और बनता ने एक दुकान खोला और संता बनते में झगड़े हो गए, तो दोनों दुकान बोलेगा अब मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप में, तो जितना पूंजी रहता है उसको कैपिटल को 2 पार्ट में बांट लेते इक्वल अमाउंट में, कि भाई मैंने भी 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तूने भी 1 लाख, अभी हमारे पास पूंजी 3 लाख था, तो 1.5 लाख तेरा, 1.5 लाख में। यहाँ पर वही चीज हुआ, अल्काइल अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हैलाइड अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन लेने के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। अगर तुम्हें कोई बिजनेस पार्टनर धोखा दे दे, गुस्सा आता है, भले पूंजी आ गया मेरा वापस रिटर्न आ गया, लेकिन एक सीख मिल गया बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पर ये जो है वही एक्टिव ग्रुप है, अल्काइल एक्टिव ग्रुप, हैलाइड एक्टिव ग्रुप। इसीलिए फ्री रेडिकल्स तुम लोग जब भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो उस समय में तुम लोगों का जब टाइट्रेशन होगा
वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, तो उस समय में तुम लोगों को बताना पड़ेगा कौन सा रेडिकल का ऑब्जर्वेशन हुआ है, कैटायनिक या एनाइन, एसिड रेडिकल, बेस रेडिकल। ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। एक इलेक्ट्रॉन तुमको पूरा का पूरा हिस्ट्री बताता है कि वो एलिमेंट से कैसे न्यूक्लियोफाइल करता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल करता है, कैसे बॉन्ड क्लीवेज करता है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कैसे खुद के ऊपर में फ्री रहता है। समझ में आए? तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री एक इलेक्ट्रॉन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का मतलब होता है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, वो फिगर ड्रॉ करके दिखाओ, वही हो गया मैकेनिज्म। आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में। आज के लिए बस ठीक है।